नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल क्लास की। आज हमारी जो क्लास है ना दोस्तों, कौन से नंबर की है? 5वीं क्लास है, जिसके अंदर हमने पढ़ा, अब तक हमारा कंप्लीट हो गया संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आगे संविधान की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे आज? संविधान की विशेषताएं। जो हमारे भारत का संविधान है दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे भारत का जो संविधान है ना, बहुत ही प्यारा संविधान है, पढ़ने में मजा आता है। बस होना क्या चाहिए? समझने वाला होना चाहिए। वैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट हर किसी को बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं ना गहराई से, तो इसमें भी क्या बन जाती है, हमारी रुचि बन जाती है। तो आज हम बात करते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं, कि हमारे संविधान में क्या है, क्या नहीं है, कितने अनुच्छेद है, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें क्या जोड़ा गया है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, इसमें ये सब कुछ पता चलेगा आज आपको। तो ये तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे भारत का संविधान है, विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। एक नंबर पॉइंट क्या हो गया कि ये विश्व का हमारा जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मतलब जितने भी देश है ना, उन सभी देशों में से सबसे बड़ा अगर संविधान है, वो भी लिखा हुआ, हमारा जो संविधान है पूरी लाइन टू लाइन लिखी हुई है। इसमें क्या बात है, इसमें कौन सी व्यवस्था है, पूरी जो शासन की जो प्रक्रिया है, शासन व्यवस्था है, जो होता है या नहीं होता, वो पूरी बात किस में लिखी हुई है? हमारे इस प्यारे से संविधान के अंदर लिखी हुई है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। जो संविधान क्या है? लिखा हुआ नहीं है। वैसे दोस्तों ये ब्रिटेन का जो संविधान है ना, ये ये भी क्या है? लिखा हुआ है। लेकिन जो ये ब्रिटेन का संविधान है, ये पंक्तिबद्ध नहीं लिखा हुआ है। जैसे उनको जो कोई मिला वो छाप दिया, और उसके बाद में उसमें कुछ नहीं किया। तो हमारा तो लेकिन विश्व का संविधान है, भारत का संविधान है, वो तो क्या है, बहुत ही प्यारा है। उस पर बढ़िया बढ़िया चित्रकारी की हुई है, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग की हुई है। ठीक है। तो एक नंबर विशेषता कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब ये विश्व का सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत देश की क्षेत्रफल में भी बड़ा है, जनसंख्या भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जिस देश का क्षेत्रफल बड़ा होगा, उस देश का क्या संविधान भी बड़ा होगा, जनसंख्या होगी। फिर दूसरी बात क्या है, हमारे भारत के अंदर सेंट्रल सरकार ऊपर एक ही क्या है, शासन व्यवस्था है। हमारे पास नागरिकता भी क्या है, एक है। ऐसे नहीं है कि भारत की नागरिकता अलग है या फिर राज्य की नागरिकता अलग है। उदाहरण के लिए आधार कार्ड, जो हमारा आधार कार्ड है वो क्या अलग अलग थोड़ी होता है। या आप राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान का आधार कार्ड अलग है और भारत का अलग है, तो हमारी क्या है पहचान? आधार नंबर। पूरे भारत का एक ही नागरिकता, एक व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, पूरे भारत की नागरिकता मिलती है, और उसका उदाहरण है आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या कभी दो बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना, क्योंकि हमारे भारत देश की क्या नागरिकता एक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और लिखित बड़ा लिखित है। उसमें बात करूं, जो कुल अनुच्छेद की बात करूं दोस्तों, तो अनुच्छेद कितने हैं? आपको पता होगा अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। लेकिन दोस्तों इन अनुच्छेद के अंदर भी क्या है, उप अनुच्छेद बनाए गए हैं। जिससे बात करूं, जैसे 15 अनुच्छेद हो गया, 15(1), फिर 15(2), ऐसे 16 ले लो, 16(1). मतलब अनुच्छेद के अंदर
अनुच्छेद है, उपभाग बनाए गए हैं। अगर उपभाग के समेत मैं बात करूं तो टोटल 460, ये मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये राशि, लेकिन लगभग क्या है 460 अनुच्छेद के, लगभग 460 अनुच्छेद है। भाग को आप पता ही है कि भाग कितने हैं हमारे प्यारे भारत संविधान के अंदर, 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन उपभाग की भी बात करूं मैं तो कितने हैं? टोटल 25 भाग है। उपभाग कितने हैं? 25 भाग है। अनुसूचियां की बात करूं मैं, अनुसूचियां अनुसूचियां दोस्तों कितनी है? 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और यही मूल में कितनी थी? मूल संविधान जो हमारा जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों हमारा यहीं से ऊपर ऊपर ही कई बार प्रश्न बन जाता है कि भारत का संविधान क्या है, लिखित है कि अलिखित है? तो हमारा भारत का संविधान क्या है? लिखित है। वो भी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, चित्र चित्र वगैरह बना के। और प्रश्न आ जाता है कि संविधान के अंदर टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखो तो वैसे ही रख सकते हो लगभग 460, लेकिन ये आपको क्या है ध्यान रखना जरूरी है। वो इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है मोस्ट है। भाग 22 हैं, इनकी ध्यान रखो तो रखो, नहीं तो नहीं हो रहा है याद तो छोड़ दो। ये आपको ध्यान रखना है कि भाग कितने हैं? 22 भाग है। जैसे भाग 1 में राज्य और उसका क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में क्या है मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में क्या है राज्य केंद्र सरकार के बारे में वर्णन है, और भाग 6 में क्या है राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। ऐसे करके हमारे क्या है 22 टोटल भाग है, और 22 भागों में क्या है सबके अंदर अलग अलग बातें बताई हुई है। तो अनुसूचियां कितनी है? मूल के अंदर कितनी थी? 8, और वर्तमान में अगर अनुसूचियां पूछे तो 12 है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद 395, भाग 22, और अनुसूचियां कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल में कितनी थी? 8 थी। एक बार इतना देख लेना। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण, मतलब जो हमारा संविधान लिखा गया, इतना बड़ा संविधान लिखने वालों ने क्या लिख दिया, लेकिन इतना बड़ा जो संविधान लिखा गया उसके पीछे कोई कारण ही होगा, तभी तो लिखा गया है, नहीं तो और देशों का तो नहीं लिखा गया। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने का जो कारण है, वो सबसे एक नंबर जो कारण है, ये प्रश्न दोस्तों आ सकता है, पहले बोल रहा हूँ आपको, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। प्रश्न आपको आ जाएगा भारतीय संविधान के विस्तृत होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है या फिर कारण है? तो ये क्या है? एक नंबर कारण है हमारा विशाल विशाल भौगोलिक क्षेत्र व जनसंख्या। एक नंबर कौन सा कारण है? विशाल भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि हमारा भारत देश का क्षेत्रफल में काफी बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में तो आपको पता ही है कि बहुत तेजी से रफ्तार है इनकी। भारतीयों की जनसंख्या के मामले में बहुत तेज रफ्तार से क्या है जनसंख्या में वृद्धि करने पर क्या हुआ है तुला हुआ है। भाई साहब इनको कोई और काम ही नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि करेंगे, सब के सब क्या है बेरोजगार है। नंबर 2 दोस्तों जो कारण है वो कौन सा है? संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान, मतलब जो हमारा भारत है उसके अंदर ऐसे नहीं है कि भारत का संविधान अलग है, उसके अंदर जो राज्य है राज्यों का क्या है संविधान अलग है। एक ही संविधान है पूरे राज्यों के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कि जितने चाहे राज्य हो
या फिर जिले हो या भारत हो, पूरा क्या होगा, हमारा एक ही संविधान होगा। तीसरा जो कारण है, संपूर्ण देश के लिए एक ही शासन व्यवस्था। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान। और तीनों जो 3 नंबर है, तीनों सरकारों का उल्लेख। तीन सरकार कौन सी? केंद्र की, उसके बाद में राज्यों का अलग से, केंद्र के बारे में क्या है संविधान के अंदर अलग से लिखा हुआ है, फिर राज्य के बारे में अलग से लिखा हुआ है कि कौन कौन सी शासन व्यवस्था रहेगी, कौन कौन सी केंद्र के अंदर रहेगी, और फिर राज्य से भी नीचे स्थानीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन व्यवस्था मतलब कौन सी? जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये क्या है? स्थानीय शासन व्यवस्था। मतलब केंद्र पर अलग से शासन व्यवस्था चलेगी, राज्य में उनके लिए अलग से है। संविधान तो एक ही है, लेकिन जो व्यवस्था है वो क्या है, अलग अलग की हुई है, राज्यों के अंदर अलग है। और जो नीचे स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था अलग से है। तो कौन सी? केंद्र, राज्य, स्थानीय शासन। उसके बाद क्या है, विशेष वर्ग। वंचित विशेष वर्ग, वंचित वर्गों के हितों का विशेष प्रावधान। जो हमारे वंचित वर्ग है, अलग अलग वर्गों के अलग अलग इनका उल्लेख किया गया है पर अलग अलग अनुच्छेद के अंदर। जैसे 16 अनुच्छेद हो गया, 15 नंबर अनुच्छेद हो गया जो भेदभाव का निषेध का, 17 नंबर अनुच्छेद हो गया अस्पृश्यता का अंत हो गया, भेदभाव का निषेध 15 में हो गया। और गवर्नमेंट नौकरियों में क्या मिलता है, हमें आरक्षण मिलता है, उसका उल्लेख किसमें होता है, आर्टिकल 16 के अंदर। तो ये क्या, भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण आप बता सकते हो कि हमारे भारत देश क्या है, क्षेत्रफल में क्या है, बड़ा है, जनसंख्या के मामले में लोग कहना ही क्या है, ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ रखी है, और संपूर्ण देश के लिए एक ही शासन व्यवस्था है। और 3 सरकारों का उल्लेख, केंद्र, 3 सरकारों का क्या है, उल्लेख है। केंद्र सरकार का अलग से है, राज्य सरकार का अलग से है, और स्थानीय शासन अलग से है। केंद्र सरकार का कौन से में है, भाग 5, भाग 6 है। और इसके लिए जो है 243 अनुच्छेद जो कड़ी चलती है ना, वो उसमें हो जाएगा। और विशेष वर्ग यानी वंचित जो वर्ग है, उनके हितों का क्या है, विशेष प्रावधान किया गया है। क्या है, ये भी वंचित जो वर्ग है वो क्या पीछे नहीं रहे। जैसे आदिवासी हो गए, उनको लेकर भी क्या हमारे संविधान के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। तो ये उतार लो एक बार। अब हमारी जो 1 नंबर विशेषता है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। हमारा भारत देश क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत देश जो हमारा है वो किसी के अधीन नहीं है। मतलब जो भारत है अपने अंदर के मामले हैं उसमें भी निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। और जो बाहर के मामले हैं उनमें भी क्या है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब किसी के देश के अधीन नहीं है कि हमें को दूसरा देश कहेगा कि ये काम करना है तो हम क्या वही काम करेंगे। हमें किसी से पूछना उछना नहीं है, हम चाहे वो क्या काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। तो क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। जैसे मैं, आप जैसे मान लो कि स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोकता नहीं है। आप क्या हो, अपने आप के अंदर क्या हो, स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब गैर कानूनी काम की बात नहीं कर रहा, कुछ भी का मतलब होता है ऐसे काम करना जो आपकी हद तक ठीक हो। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या है, उल्लेख है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उल्लेख है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है कि जिसका अर्थ है कि भारत आंतरिक मामले, आंतरिक व जो बाहरी मामले हैं, मामलों में निर्णय लेने में क्या है, क्या है? स्वतंत्र है। अर्थात किसी दूसरे देश के दबाव में आकर काम, अर्थात किसी दूसरे देश के दबाव में आकर काम नहीं करना। अपने आप में भारत क्या है? स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब समझ में आ गया कि भारत क्या है? आंतरिक मामले या बाहर के मामले हो, उसमें क्या है? स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी को ना तो पूछना है या किसी को कुछ नहीं करना है। तो निर्णय क्या है? अपने आप भारत हमारा ले सकता है। तो उसकी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैंने जो कहा कि आंतरिक मामले और बाहरी निर्णय, आंतरिक रूप से निर्णय लेने में क्या है? आंतरिक रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र। मैंने आपको दो बात बताई, आंतरिक निर्णय और आंतरिक मामले और बाहर के मामले। तो ये आंतरिक मामले कौन से होते हैं? सामाजिक, भारत के अंदर क्या है? सामाजिक, सामाजिक मामले, आर्थिक मामले और राजनीतिक मामले और धार्मिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक ये मामले किस में आते हैं? आंतरिक मामलों के अंदर आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ बाहरी मामले कौन कौन से हैं। तो भारत क्या है? भारत की विदेश नीति, जो विदेश नीति है उसमें क्या है? स्वतंत्र है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो क्या है? भारत की विदेश नीति, तो भारत किसी के दूसरे देश के साथ क्या है? व्यापार के लिए क्या कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर कोई दूसरा देश हमें कहता है कि हम क्या है, आपके भारत के अंदर क्या है, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं या वस्तु का निर्यात करना चाहते हैं या आयात करना चाहते हैं, तो क्या है? हम उसमें स्वतंत्र है। और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, हमें किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, हम दूसरे देश के कहने पर थोड़ी किसी के साथ मित्रता करेंगे। उसमें क्या है? भारत स्वतंत्र है। भारत का मन करेगा उसी देश के साथ क्या करेगा? मित्रता करेगा। तो ये है आंतरिक रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। और बाहरी मामलों के अंदर जो है भारत की विदेश नीति में स्वतंत्र है और पड़ोसी देशों के साथ क्या है? संबंध है।
पड़ोसी देशों के साथ संबंध में स्वतंत्रता, संबंध के अंदर है स्वतंत्र, तो ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट इसका। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि भारत क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, जो आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अब आगे हम बात करते हैं समाजवादी। किसकी बात करते हैं हम? समाजवादी। तो समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाज समाजवाद से दोस्तों क्या तात्पर्य है? उत्पादन व वितरण, क्या शब्द लिखा है मैंने? समाजवादी। तो समाजवाद मतलब समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है? समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन व वितरण के जो साधन हैं, साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसे आप मान लो कोई मंदिर है, सार्वजनिक स्थल, कोई जैसे कोई सार्वजनिक स्थल हो, तो उसमें क्या है, सभी को स्वतंत्र है, कोई किसी को क्या है, रोक नहीं सकता है। तो समाजवाद से तात्पर्य यही है कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होगा। क्या होगा? सार्वजनिक नियंत्रण होगा, जिसका उपयोग क्या है, सभी कर सकते हैं। तो सार्वजनिक नियंत्रण मतलब सरकार का क्या होगा, नियंत्रण होगा। ठीक है, तो समाजवाद हो गया, ये आप इतना थोड़ा लिख लो। उसके बाद दोस्तों शब्द आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। 3 नंबर हमारा हो गया पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत क्या है, समाजवाद देश है, और भारत 3 नंबर पर क्या है, विशेषता क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई अपना अलग से क्या है, धर्म नहीं है। भारत का भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या करता है कि भारत है ना, भारत का कोई अपना खुद से क्या है, कोई धर्म नहीं है कि जनता को कह देंगे, नागरिकता है जो हमारी, जो नागरिकता शब्द ले लेता हूं मैं, कि नागरिकता मजबूर होगी कि हमें क्या है, वही धर्म को अपनाना पड़ेगा। प्रत्येक जो नागरिक है वो धर्म के मामले में क्या है, धर्म के मामले में क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, धर्म के मामले में स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, धर्म को अपना भी सकता है और इससे उससे अलग भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी, जैसे ईसाई, अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों का धर्म कौन सा था, ईसाई धर्म था। और इन्होंने क्या, ईसाई, हमारे जो भारत की जनता थी उनको ईसाई बनाने के लिए मजबूरन मजबूरन क्या किया गया, उनको ईसाई बनाया गया। उनके सामने ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी, परिस्थितियां खड़ी कर दी, उनको क्या है, मजबूरन ईसाई धर्म को क्या, मानना पड़ा। और जिन्होंने नहीं माना उनके साथ क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। तो क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, नागरिक नागरिक क्या है, धर्म के मामले में स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को क्या है, मान सकते हैं। भारत किसी भी धर्म को क्या है, बढ़ावा नहीं देता है भी ये धर्म अच्छा है या फिर ये धर्म अच्छा है। भारत के लिए क्या है, सभी समान है, खुद का कोई धर्म नहीं है, नागरिक क्या है, स्वतंत्र है। नागरिक हो गया, व्यक्ति हो गया। नागरिक दोस्तों, नागरिक शब्द का मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नागरिक शब्द का अर्थ है जिसको भारत में नागरिकता मिली हो, जिसके पास नागरिकता है,
मतलब जिसके पास आधार कार्ड होगा ना, वो क्या है, भारत का प्योर नागरिक है। और व्यक्ति शब्द मतलब किसके लिए आता है, जैसे भारत, भारत के अंदर क्या है, भारत देशों से घूमने आते हैं, उनके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो व्यक्ति लिया जाता है, न कि नागरिकता। नागरिकता शब्द भारत के खुद के जो नागरिक है, जिनको नागरिकता मिली हुई है, वो उसी के लिए क्या लिया जाएगा, नागरिकता का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत का कोई राज्य धर्म है नहीं है, भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। जैसे आपको संविधान की विशेषताओं में कौन सा नहीं है, तो एक दे देगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक समाजवादी है, भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो एक अलग से दे देगा, आगे और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो ये आपको जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, इसके अंदर तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत का कोई धर्म है नहीं है, तो भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो आगे बात करते हैं हम। हमने जो दो शब्दों की बात की, कौन कौन सी, एक हमने की समाजवादी, पहले ये पंथ निरपेक्ष ले लेता हूँ, पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि भारत क्या है, समाजवादी है, क्या है, समाजवादी। अब ये जो दो शब्द जोड़े गए संविधान के अंदर है, प्रस्तावना में हमारे जो शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 के अंदर क्या जोड़े गए थे, प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी प्रस्तावना में कब जोड़े गए, तो 42वां अमेंडमेंट हुआ था, कब, 1976 के अंदर हुआ था ना, उसके अंदर क्या ये दो शब्द जोड़े गए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उसके बाद में भारतीय क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपको पता होगा, ओ सॉरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और कौन सा, न्यायपालिका। किस किस की बात कर रहा हूं मैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कानून को बनाना किसका काम है, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का लागू करना और उनकी जांच करने का काम क्या है, न्यायपालिका का है। तो क्या है, हमारी जो न्यायपालिका है ना दोस्तों, वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करना। स्वतंत्र का मतलब किसी के दबाव में नहीं है, निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। तो क्या है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे केंद्र में आप ले लो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो मामले जाते हैं ना, उसके अंदर क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। और ये वैसा ही निर्णय कौन सा है, हाई कोर्ट के अंदर, और नीचे भी क्या होती है, जिला न्यायालय होते हैं। ये भी क्या 3 स्तर पर है, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के अंदर हाई कोर्ट, उच्च उच्च न्यायालय, और ये क्या है, जिला न्यायालय। 3 स्तर पर काम करती है ये। सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है।
हम जिला न्यायालय की अपील कहाँ लगा सकते हैं? जिला न्यायालय में अगर हम इन्होंने क्या है हमें कोई निर्णय सुनाया है तो हम इसकी अपील कहाँ पर कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर इनका निर्णय भी क्या है हमें अच्छा नहीं लगा कि हम क्या है इनसे सहमत नहीं है तो हम किस में जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और जो इन्होंने निर्णय सुना दिया ना, इसकी अपील कहीं भी नहीं की जा सकती। वो क्या है? अंतिम निर्णय होगा। क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। चाहे वो निर्णय आपके पक्ष के अंदर आओ या फिर विपक्ष के अंदर आओ, वो क्या होगा? आपका अंतिम निर्णय होगा। इनका जो फैसला होगा वही क्या होता है? सर्वोपरि होता है। इसके खिलाफ हम कहीं भी क्या नहीं कर सकते? रिट नहीं लगा सकते। तो स्वतंत्र क्या है? हमारी न्यायपालिका है। तो ये आप उतार लिया होगा आपने। उसके बाद में क्या है? हमारी नागरिकता एक है, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। हमारे पास दोहरी नागरिकता नहीं है। अभी राज्यों में क्या होगी? अलग से होगी या केंद्र में अलग से होगी। तो क्या है? एकल नागरिकता। संपूर्ण देश में संपूर्ण देश में क्या है? एक ही नागरिकता का प्रावधान है। अब है वयस्क। वयस्क मताधिकार क्या है? मान लो आप हो और आपकी उम्र क्या है? सभी की क्या है? 18+ है। तो क्या जो 18+ उम्र का है वो क्या है? वयस्क मताधिकार के अंदर शामिल हो गया। मतलब आप 18 से प्लस जो हो जाएगा वो क्या दे सकता है? अपना वोट दे सकता है। उसकी एक वोटर आईडी बनती है। तो क्या 18 से जो प्लस होते हैं वो सभी वयस्क मताधिकार होते हैं? नहीं। वयस्क मताधिकार जिसकी क्या हो? उम्र क्या हो? 18+ हो और उसके पास क्या हो? वोटर आईडी बनी हो और वो अपना मतदान दे सके, वो क्या है? वयस्क मताधिकार है। पहले मतदान देने की जो उम्र थी वो कितनी थी? 21 साल थी। उसके बाद में कौन कितनी कर दी? वर्तमान में कितनी है? पहले 21 साल से जो ज्यादा थे वो ही क्या दे सकते थे? अपना वोट दे सकते थे। अब जिसकी उम्र 18+ है वो क्या कर सकता है? अपना वोट दे सकते हैं। आप आपने भी दिया होगा, आपका भी वोटर आईडी होगी। तो ये जो 21 से 18 की गई, 21 साल से जो 18 साल की गई, ये कि 61वां संविधान संशोधन 1989 को मैं लिख देता हूँ। 61वां संविधान संशोधन 1989 को क्या की गई? 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। अब क्या है? जो 18 साल से प्लस है ना दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं? अपनी वोटर आईडी बना सकता है और क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 को क्या कर दी? ये 18 साल कर दी गई। फिर जो हमारे भाग एक में आता है, भाग एक में क्या है? राज्य उसका क्षेत्र है। जो भारत देश की बाउंड्री है, सीमा है, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? भाग एक में। और फिर भाग दो में हम बात करते हैं नागरिकता। तो मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि नागरिकता क्या है। दोहरी नागरिकता नहीं है, एकली नागरिकता है। भाग तीन में क्या है? भाग तीन है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का अर्थ हमें ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के लिए। क्या है? हमें हम क्या अपने आप में क्या स्वतंत्र है?
अगर हमें ये अधिकार ना मिले, जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, 12 अनुच्छेद से लेकर 35 तक जो इनका उल्लेख है, उसमें क्या हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। जैसे भाग 19 में हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं। इसके अंदर मौलिक अधिकार में क्या होता है, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बोल सकते हैं, हम इच्छा अनुसार भ्रमण कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमारे पास नींद लेने की भी क्या स्वतंत्रता है, ये बात भी लिखी हुई है कि हमें क्या नींद, अगर हम पूरी नींदों के अंदर सोए हुए हैं और अगर हमें कोई जगह देता है तो हम उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट में हम कह देंगे, अभी हमारे दोस्त ने क्या किया, मैं गहरी नींद के अंदर सोया हुआ था और इसने क्या मुझे गहरी नींद से उठा दिया, तो हम इसके खिलाफ भी क्या रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब झूठ पड़ेंगे, चले भी मत जाना। कहने की बात है, कोई नहीं जाता है, लेकिन जो बात है ना दोस्तों, उसमें क्या है लिखी हुई है। जैसे भाग अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव अनुच्छेद है 16 के अंदर, 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत हो गया, 18 में क्या है उपाधियों का अंत हो गया। हमें गिरफ्तारी में भी क्या है संरक्षण है। गिरफ्तारी के अंदर हम क्या है, हम पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। सभी की जो बात होती है ना, वो किस में है, मौलिक अधिकार में है। और भाग 4 में दोस्तों क्या है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये राज्य के कर्तव्य है। ये क्या है, राज्य के कर्तव्य है। राज्यों के कर्तव्य हैं, जो लागू करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, हम उसके खिलाफ क्या रिट जारी नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब ये है ना, जो मौलिक अधिकार है, इसको लागू करना क्या है, जरूरी है। अगर इसको लागू नहीं करते हैं ना, तो उसको लागू करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या नागरिकता एक है, हमारे पास मौलिक अधिकार भी बढ़िया है, और नीति निर्देशक तत्व तो हमें कुछ ऐसी बातें भी कही कि हमें किस चीज़ का क्या है पालना करनी चाहिए। तो आपको आज समझ आया होगा, संविधान की बात की हमने, विशेषताओं की। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो ना, तो उसको लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगली वीडियो कल मिलते हैं, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत।